नमस्कार, मैं डिंपल यादव चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य सुर्खियों पर। एमजीएम अस्पताल में 1 महीने से इलाजरत 10 वर्षीय बच्ची की मौत। सरायकेला के आदित्यपुर थाना अंतर्गत सतवहनी में मिली एक युवक की लाश, क्षेत्र में मची सनसनी। खबरें विस्तार से। एमजीएम अस्पताल में 1 महीने से इलाजरत 10 वर्षीय बच्ची की मौत। बता दें, एमजीएम अस्पताल में 1 महीने से इलाजरत 10 वर्षीय बच्ची की मौत। घटना के संबंध में बताया गया कि 10 वर्षीय बच्ची का नाम सोमबई चंपिया है। वह घर में खाना बनाने के दौरान झुलस गई, जिसके बाद लगभग 1 महीने तक उसका इलाज एमजीएम अस्पताल में चला। आज सुबह 9:30 बजे उसने दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस ने बताया कि परिजनों का कहना है कि बच्ची खाना बनाने के दौरान झुलस गई थी, जिसके बाद 1 महीने तक इलाजरत थी और आज उसका इलाज के दौरान मौत हो गया। चंपी है, मारू चंपी है। बच्चा का क्या नाम था? सोमबरी चंपी है। उम्र? वो 10 साल की है। लड़की है जी। कैसे क्या हुआ था? खाना बना रहा था, उसमें जल गया। हम दोनों काम करने चले गए, दोनों बुढ़ा बुढ़ी। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ लेकर आए। कितना दिन था यहाँ? यहाँ 21 को लेकर आए, आज डेट कर गई। कितना दिन हो गया? 1 महीने से ज़्यादा? हाँ, उतना ही होता होगा। 1 महीने से ज़्यादा हो गया। 1 महीने से ज़्यादा भर्ती था यहाँ? जी। डेट कब किया? आज सुबह। आज कहाँ का रहने वाले आप लोग? बड़ा जमदा थाना? कनगुआ। ये कहाँ पड़ता है? आपका चाईबासा से 100 किलोमीटर। सरायकेला के आदित्यपुर थाना अंतर्गत सतवहनी में मिली एक युवक की लाश, क्षेत्र में मची सनसनी। बता दें, सरायकेला जिला के आदित्यपुर थाना अंतर्गत सतवहनी के बजरंग नगर में एक युवक की नंगी लाश बरामद हुई, जिससे आसपास के लोगों में कौतूहल मचा हुआ है। जानकारी देते हुए आसपास के लोगों ने बताया कि युवक सवेरे से दरवाजा नहीं खोल रहा था, जिसके बाद किसी ने खिड़की में झांक कर देखा तो वह दरवाजे के किनारे मृत पड़ा हुआ था। आनन फानन में लोगों ने आदित्यपुर थाने को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं जानकारी देते हुए बताया कि 22 वर्षीय मृतक का नाम दीपक चौधरी है और गम्हरिया में किराए के मकान में रहकर डेली मजदूरी करता था। आशंका जताई जा रही है कि युवक की मौत बिजली के करंट से हुई है। दीपक चौधरी। आप कौन है? उनका बहन है। क्या काम करते थे वो हमको भी नहीं मालूम था। वो आरआईटी में वो अथी में करते थे। अब हमको उतना मालूम नहीं था, अकेले रहता। पुष्पा चौधरी नाम है आपका? और उनका कोई परिवार शादीशुदा है क्या? नहीं, शादीशुदा नहीं। कितना उम्र होगा उनका? 22 साल। और आपके माता पिता कहाँ हैं? डेट कर गए। आप कहाँ रहते हैं? हम रहते आदित्यपुर में। झारखंडी भाषा खतियानी संघर्ष समिति के संरक्षक जयराम महतो बुधवार को जमशेदपुर के निर्मल भवन में मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने स्थानीय नीति को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन पर बातचीत की। बता दें, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के संरक्षक जयराम महतो बुधवार को जमशेदपुर के निर्मल भवन में मीडिया से मुखातिब हुए, जहां उन्होंने स्थानीय नीति को लेकर चलाए जा रहे आंदोलन पर उन्होंने बातचीत की। वर्तमान समय में झारखंड टाइगर के नाम से प्रसिद्ध पूरे राज्य भर में 1932 के खतियान को स्थानीय नीति में शामिल कर उसे राज्य भर में लागू करने की मांग को लेकर आंदोलन में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में बुधवार को वे जमशेदपुर पहुंचे, जहां निर्मल भवन में वे पत्रकारों से मुखातिब हुए। उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा कि प्रत्येक राज्य का अपना अपना स्थानीय नीति है, जो वहां के मूलवासियों को उनका अधिकार और हक दिलाता है। झारखंड राज्य की स्थानीय नीति को 1932 के खतियान के आधार पर तय करना चाहिए, क्योंकि यही वह आधार है जो वास्तविक झारखंडियों को परिभाषित कर सकता है, और इसी का आंदोलन चलाया जा रहा है। कोई राज्यवासी जानते हैं कि धनबाद और बोकारो से भाषा को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ था। लगभग 4.5-5 लाख लोग सड़क पर आकर इसका विद्रोह किए थे, सरकार के प्रति असहमति जताए थे, क्योंकि झारखंड जो बना था, झारखंड का जो गठन हुआ था, उसमें कहीं ना कहीं भाषा, संस्कृति, परंपरा और भौगोलिक स्थिति भी आधार थी। उसी क्रम में ये आंदोलन प्रारंभ हुआ है और इस आंदोलन का हम लोग स्थानीयता की ओर रुख मोड़ चुका है, क्योंकि जितने भी हमारे राज्य हैं भारतवर्ष में, सभी राज्यों की कोई ना कोई पहचान है, आइडेंटिटी है कि उस राज्य का निवासी कौन है। लेकिन झारखंड की 22 वर्षों में भी कोई आइडेंटिटी नहीं बन पाई है। आइडेंटिटी अगर बनाने का प्रयास भी किया गया है तो कहीं ना कहीं उसमें झारखंडियों के हक अधिकार को मारने, खत्म करने जैसा है। उसी क्रम में आज ये आंदोलन खड़ा हुआ है। 22 वर्ष का झारखंड, लेकिन आज भी जो यहाँ के मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, चाहे जिनके मकसद के साथ झारखंड बना था, वे लोग हाशिए पे हैं। आप बात करें तो यहीं बगल से मिलते हुए लावा गांव से आ रहे हैं। लावा गांव में एक सोने का खान मिला है,
उस सोने के खाम पर काम चल रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जिन लोगों का जमीन अतिक्रमण किया गया, जिनकी ज़मीनें ले जाएंगी और उससे जो केमिकल के माध्यम से सोना का खदान से सोना निकाला जाएगा, उस केमिकल से जो लोग प्रभावित होंगे वे लोग आज भी डर का माहौल में हैं। और वहाँ जो रोजगार सृजन किया गया है, उस खदान में जो भी मजदूर बन के आए, अधिकारी बन के आए, लगभग 95% लोग बाहर के हैं। तो भाई आखिर ये किस दिन के लिए झारखंड और किसका झारखंड है? इसलिए आज ये लड़ाई बहुत अत्यंत आवश्यक है। और विशेषकर कोल्हान क्षेत्र, विशेषकर आपका जमशेदपुर और सरायकेला ये औद्योगिक क्षेत्र है। आदरणीय महामहिम राज्यपाल महोदय के लेटर हेड से जारी हुआ था कि निजी कंपनियों में भी 75% रोजगार स्थानीय लोगों को मिले। पर प्रश्न ये है कि स्थानीय कौन? 75% कैसे तय करेंगे कि आखिर स्थानीय है कौन? इसलिए आज जरूरी है स्थानीयता को परिभाषित करने की और उसी के आधार पर नियोजन नीति परिभाषित करने की। और नहीं तो फिर आने वाला दिन क्या होगा, झारखंड धीरे धीरे जिस प्रकार अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भारतवर्ष को गुलाम बनाया था, ये झारखंड एक दिन औपनिवेशिक गुलाम के हाथों में चला जाएगा। बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग और फाइनली जो यहाँ के लोग हैं जो गाँव में संकुचित भाव से रहते हैं। झारखंड की सबसे पहली खासियत यही है। और चूंकि आदिवासी तबका, उसकी पहली खासियत है कि जो बाहरी लोग आते हैं उनसे वे संकुचित रहते हैं, उनसे थोड़ा सा हिचकते हैं। और फाइनली क्या होगा, हम लोग गाँवों में सिमट कर रह जाएंगे और धीरे धीरे झारखंड में पूरी तरह से बाहरी संस्कृति, बाहरी भाषा, बाहरी परंपराएं हावी हो जाएंगी। अभी तक जिस प्रकार से हुआ है, चाहे बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जिस प्रकार हुआ है, निर्मल दा के नेतृत्व में जिस प्रकार हुआ है, उस प्रकार से भी होगा। विनोद बाबू के नेतृत्व में जैसा हुआ है, जयपाल सिंह मुंडा, रामदयाल मुंडा के नेतृत्व में हुआ है, रन दो प्रकार से झारखंड में हुआ, एक वैचारिक और एक हथियारबंद। तो हम लोग फिलहाल वैचारिक लड़ाई की ओर हैं। हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स, आर्गूमेंट्स सरकार के समक्ष रखते हैं। तमाम मीडिया कर्मी जो बंधु हैं, हमारे मीडिया बंधु, उनके माध्यम से रखते हैं कि आखिर हमारी मांग वाजिब कैसे है। लोग बात करते हैं कि भारत एक संवैधानिक देश है, संविधान किसी को कहीं रहने बसने की आज़ादी देता है, तो फिर हम उसी संविधान के पन्ने पलट कर प्रश्न करते हैं कि नागालैंड 371 क्यों बना है, जो कहता स्वाइन फ्लू को लेकर जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल स्थित सेमिनार हॉल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। बता दें, स्वाइन फ्लू को लेकर जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल स्थित सेमिनार हॉल में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें एमजीएम मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, अस्पताल अधीक्षक सहित तमाम डॉक्टर मौजूद रहे। इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया गया कि बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू बेसिकली इन्फ्लुएंजा का ही एक रूप है। 10 दिनों से अगर सर्दी, खांसी और बुखार यदि ठीक नहीं हो रहा है, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, सांस फूलना, ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो वैसे मरीजों को तत्काल कोविड-19 कराते हुए स्वाइन फ्लू की जांच भी करानी चाहिए। स्वाइन फ्लू अब जानलेवा नहीं रह गया है, समय रहते ही इसका उपचार हो गया तो इससे मरीज ठीक भी हो रहे हैं। सर्वेलेंस एंड टेस्टिंग for ILI and SARI in MGM Medical College. Basically ILI और SARI इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी को बोलते हैं, लेकिन इन्फ्लुएंजा से हमें कॉमन पब्लिक को यही बोलना है कि जो आप सुनते हैं बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये बेसिकली एक तरह का इन्फ्लुएंजा है। तो अगर सर्दी, खांसी, बुखार 10 दिन से ऊपर ठीक नहीं हो रहा है या किसी को लगता है कि छाती में भी इन्फेक्शन हो रहा है, उनको बोलने में दिक्कत, सांस लेने में दिक्कत, तो न ही सिर्फ कोविड-19 की जांच कराएं, पर इसके लिए भी जांच कराएं। और ये जांच आपके अपने अस्पताल एमजीएम मेडिकल कॉलेज में अवेलेबल है। आप यहाँ हॉस्पिटल में दिखाइए, हम यहाँ से सैंपल्स ले लेंगे और आपको रिपोर्ट मिल जाएगा 2-3 दिन में, जिससे एंड इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसके अगेंस्ट भी वैक्सीन है और वैक्सीन की तैयारी के लिए हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो आपको अगर बीमारी होती है, आप इसके लिए वैक्सीन ले सकते हैं। यहाँ पे इंडिया में बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन यूएस जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में फ्लू शॉट्स बोलते हैं। इन्फ्लुएंजा के लिए भी वैक्सीन है, जिस तरह कोविड की वैक्सीन है। तो हम सब मिलके इस तरह के दोबारा पैंडेमिक को रोक सकते हैं। इसीलिए आज ये अवेयरनेस प्रोग्राम और सर्वेलेंस एंड टेस्टिंग किया गया। खुटपानी प्रखंड सभाघर में मनरेगा योजनाओं पर हुई बैठक, लोकपाल हुए शामिल। खुटपानी प्रखंड सभाघर में मनरेगा से संबंधित बैठक प्रखंड प्रमुख सिद्धार्थ होनहागा की अध्यक्षता में हुई, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम जिला के मनरेगा के लोकपाल अरुण नापकर उपस्थित थे। लोकपाल श्रीकर ने कहा कि खुटपानी क्षेत्र मनरेगा योजनाओं पर काफी पीछे चल रही है। मनरेगा से अधिक लोगों को रोजगार दे सके, इस पर हम सभी कार्य करना होगा। हर पंचायत में ज्यादा से ज्यादा मनरेगा योजना चलाने का निर्देश दिया गया। आज हमारे प्रखंड में मनरेगा से संबंधित बैठक हुई और इस बैठक में हमारे लोकपाल महोदय पहुँचे
और मनरेगा के विषय पर चर्चा हुई। अब मनरेगा कर्मियों को क्या कुछ निर्देश दिए? मनरेगा कर्मियों को मैं यही निर्देश दिया कि गुणवत्तापूर्ण योजना को संपन्न करें। 9 युवक विकलांग सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू सिंह महाराज अपनी मांगों के साथ उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरने पर बैठे। 9 युवक विकलांग सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनू सिंह महाराज अपनी मांगों के साथ उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना पर बैठे। उन्होंने बताया कि उपायुक्त कार्यालय में विकलांगों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियां आई है, जिसे अभी तक किसी भी विकलांग को निर्गत नहीं किया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि वे दहेज प्रथा अधिनियम 3-4 के उल्लंघन करने के विरोध में भी धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। नाम हो आपका? मेरा सोनू कुमार महाराज नाम है। मैं नवयुवक विकलांग सेवा समिति और नेशनल डिस्ट्रिक्ट सिविल ऑफिसर का राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक हूँ। किस लिए धरने पर बैठे हैं आज? हम लोग दहेज प्रथा अधिनियम 3/4 का उल्लंघन करने और जमशेदपुर के ट्रैफिक व्यवस्था, यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से कड़क एवं दंडात्मक कार्रवाई करने के संबंधित में है। और विकलांगों का जो चलंत यंत्र वाला 3 चक्का साइकिल वाहन जो बैटरी वाला जो डीसी ऑफिस में आया है, वो एक भी विकलांग का सामने निर्गत नहीं कराया गया है। इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी। क्या चाहते हैं आप लोग को भी मिले? हाँ, हम लोग को भी मिले। हम लोग भी विकलांग हैं। हम लोग जमशेदपुर का सड़क जो है उतर चढ़ाव का चलते विकलांग को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। और हम लोग विकलांग को दूसरे मतलब अपने जिंदगी को दूसरों पे अग्रसारित रहना पड़। आसन बनी पंचायत के रंगखैना स्कूल की स्थिति जर्जर, डर के साए में बच्चे गढ़ रहे हैं अपना भविष्य। बता दें, सरकार शिक्षा के विकास को लेकर करोड़ों रुपए खर्च करने के दावे कर रही है, लेकिन धरातल में वास्तुस्थिति कुछ और ही बयां कर रही है। सरायकेला खरसावां जिला के चांडेल प्रखंड के आसन बनी पंचायत के रंगाखैना स्थित प्राथमिक स्कूल की तस्वीर सरकार के दावे को मुंह चढ़ा रही है। रंगाखैना स्थित प्राथमिक स्कूल की हालत जर्जर हो गई है, जिससे बच्चे अपनी जान को जोखिम में डालकर अपना भविष्य गढ़ रहे हैं। वर्ष 2008 में यह स्कूल बनकर तैयार हो गया था। निर्माण होने के कुछ ही वर्ष के भीतर स्कूल का छत का प्लास्टर टूटकर गिरने लगा। इसके पहले भी पढ़ाई के दौरान स्कूल का छत टूटकर गिर गया था। स्कूल का एक कमरा जर्जर होने के कारण कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को एक ही कमरे में पढ़ाया जा रहा था, जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। विभाग समय रहते स्कूल के भवन का जल्द मरम्मत नहीं कराती है और समय रहते प्रशासन इस संबंध में संज्ञान नहीं लेती है, तो आने वाले समय में कोई बड़ी घटना घट सकती है। मुश्किल का तो सामना करना पड़ता है। ये स्कूल बना 2008 में और अभी छत भी गिरने लगा है। थोड़ा थोड़ा दिक्कत तो है। मेरे स्कूल में 32 बच्चे हैं। एनपीएस काली मंदिर रंगाखैना कहते हैं हाँ, मरम्मती के लिए बुला दिया है। तो वहाँ जो मेंटेनेंस के पैसा आते हैं उसमें से करने के लिए। तो ये टीचर को ही करवाना होगा। मेंटेनेंस तो स्कूल मेंटेनेंस का पैसा आता है समिति के खाते में। तो ये आप लोग क्या किस चीज में कमी है आप लोगों का? इस साल तो हम लोग का अनुदान का राशि कम आया था, जिस कारण नहीं हो पाया है। स्कूल का और भी काम रहता है उसके लिए। और नेक्स्ट ईयर अगर आता है पैसा तो करेंगे। जुस्को श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे एवं शाहिद अख्तर के हाथों एमजीएम में करवाया गया भोजन। बता दें, ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा लगभग 490 जरूरतमंदों के बीच एमजीएम अस्पताल में भोजन का वितरण किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर जुस्को श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे और विशिष्ट अतिथि समाजसेवी मोहम्मद शाहिद अख्तर के हाथों एमजीएम अस्पताल में रह रहे मरीजों के परिजन, अभिभावक, अटेंडर एवं छोटे बच्चों के बीच ब्रेड, केला और मिनरल वाटर का वितरण अपने हाथों से किया। रघुनाथ पांडे एवं शाहिद अख्तर का स्वागत समिति के अध्यक्ष मतीनुल हक अंसारी और मोइनुद्दीन अंसारी ने गुलदस्ता भेंट कर किया। ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में एमजीएम हॉस्पिटल में जो खाना वितरण किया गया है, मैं मतीन भाई और इनके जितने सहयोगी हैं उन सभी लोगों को मैं हार्दिक शुभकामना दूंगा। अरे लोग अपने लिए तो हर आदमी जीता है, लेकिन जो लोग दूसरे के लिए जीते हैं वही जीना कहते हैं। और एक उसमें एक अध्याय जुड़ा जो मतीन जी और उनके टीम ने ये इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। इतने भारी संख्या में लोग हैं और ज़रूरतमंद हैं
जो हॉस्पिटल में आते हैं, गांव देहात सबसे आते हैं, दूर दराज से आते हैं और उनको ये खाना वितरण किया। ये ज़रूरतमंद लोग हैं। ये तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है और इसमें हम सब मिलकर इसको और आगे बढ़ाएं और इसको क्या बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि बेहतर तो दिन प्रतिदिन आप हर समय हर क्षण कर सकते हैं। तो इस पर हम लोग को सोचना है कि और ज़्यादा बेहतर करें और लोगों को इसमें और लोगों को जोड़ें। आप ठीक है, आप कर रहे हैं, ये सबके लिए है, सबका सहयोग होना चाहिए। ये सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जो काम सरकार नहीं करती है वो आपका ट्रस्ट कर रहा है। आप बधाई के पात्र हैं। आप सबों को हार्दिक शुभकामना। इसी तरह से आप आगे बढ़ें और काम करते रहें और हम लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे और आपको सहयोग में भागीदारी बनी रखेंगे। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एमजीएम अस्पताल में 1 महीने से इलाजरत 10 वर्षीय बच्ची की मौत। सरायकेला के आदित्यपुर थाना अंतर्गत सतवहनी में मिली एक युवक की लाश। क्षेत्र में मची सनसनी। आज के लिखता है दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।